बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट जो वीडियोस मैंने अपलोड की थी उनकी फ़ीडबैक बड़ी अच्छी आई है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो ये कमेंट्स दिए हैं, मुझे कुछ कॉल्स रिसीव हुई कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको इसका ज़रूर सिला देगी। आपने ये नेकी का काम शुरू किया है। जो लोग दूर के इलाकों में हैं, आपके इंस्टीट्यूट में आके कोर्स नहीं कर सकते, वो घर बैठे भी लर्न कर सकते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक की ज़ात ये जो नेक मिशन है, जो नेक तैयार किया है खिदमत खल्क का, अल्लाह पाक की ज़ात कबूल फरमाए। अच्छा, आज का टॉपिक है एलसी और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट, बल्कि कुछ लोग तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट दोनों में क्या डिफरेंस है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट या डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। बैंक्स की लैंग्वेज में प्रेफर किया जाता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट ही लिखा जाए। अक्सर एलसीज में आप देखने होंगे कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का वर्ड दिया होता है, या जब हम एलसी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, एलसी इश्यूज़ कराने के लिए आईबीएड फॉर्म फिल करते हैं, तो अक्सर जगह पे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट लिखा होता है और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट की एप्लीकेशन लिखा होता है और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का ही नंबर लिखा होता है। जबकि जो इम्पोर्टर्स है, एक्सपोर्टर है, ट्रेडर्स हैं, एजेंट्स हैं, ये सारे लोग प्रेफर करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट का नाम यूज़ करें या उसकी जो एब्रीविएशन है एलसी का नाम यूज़ करें। तो ये एक थोड़ी कन्फ्यूजन थी लोगों के में, वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अभी मैं फोकस करूँगा कि एलसी और कॉन्ट्रैक्ट्स में फ़र्क क्या होता है, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट्स में फ़र्क क्या है। ठीक है, एक जनरल सेंस में समझने से फ़ायदा नहीं होगा, हमें उसकी डेप्थ में जाना होगा, उसकी लीगल पोजीशन देखनी होगी कि बेसिकली एलसी होती क्या है और उसका एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसका एग्रीमेंट जो है उसकी लीगल बाइंडिंग कहाँ पे है, जो कॉन्ट्रैक्ट उसकी बाइंडिंग कहाँ पे है। तो मैं इसको डिटेल में जानना चाहूँगा। जैसे मैंने हर वीडियो में जिक्र कर देता हूँ कि जो भी नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ, पाकिस्तान में एक ही बुक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर्स पे, दैट इज़ कंप्लीट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल, जिसका ऑथर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही हूँ। 5वां एडिशन ये गवर्नर पंजाब क्या तो इफ्तिताह हुआ था, और 6ठा एडिशन इंशाल्लाह सितंबर 22 में उर्दू एडिशन आ रहा है, क्योंकि पहले 5वां एडिशन इंग्लिश में था। तो बड़ी जगह से ये कॉल्स आती थी कि आप उर्दू में भी करते, तो 6ठा एडिशन उर्दू में इंशाल्लाह ताला, और 6ठा एडिशन होएगा, लेटेस्ट एडिशन होएगा उर्दू वाला। अच्छा, इसमें चैप्टर नंबर 8 उसका टाइटल भी ही जैसे ये है कि व्हाट इज़ एन एलसी आर ए लेटर ऑफ क्रेडिट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी एलसी को समझने के लिए अगर आप ये चाहें कि हम डिटेल्स में जाएं तो थारोली इस चैप्टर को पढ़ें। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एलसी की डेफिनेशन, स्विफ्ट और स्विफ्ट के अलावा एलसी की टाइप्स, एलसी के जितने भी क्लाजेज हैं, क्लाजेज को विद इलस्ट्रेशन और विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया गया। तो लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में पेज 69 5th एडिशन में ये लिखा हुआ है, ए सेल ऑफ मर्चेंडाइज बिटवीन ए बायर एंड सेलर मे बी एविडेंस्ड बाय ए रिटन और ओरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए सेल। Business wisdom recommends written contracts of sale. The contract of sale establishes the method of payment. If it designates a letter of credit as the payment method, the buyer must apply to its bank for a letter of credit in favor of the seller. यहाँ पर मैं ये चीज़ मेंशन करना बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई मुआहदा होता था तो वो तहरीर कर लिया करते थे। तो हमें कोई भी एग्रीमेंट है ओरल की कोई वैल्यू नहीं है, हमारा रिटर्न ही होना चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट है
آپ کو پتہ ہے جب کانٹریکٹ فائنل ہوتا ہے اس سے پہلے نیگوسیشن ہوتی ہے، اور نیگوسیشن میں جتنے بھی پوائنٹس ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں وہ سارے ہی پوائنٹس کانٹریکٹ کا حصہ ہونا لازمی ہے، کانٹریکٹ میں لازمی مینشن کیا جائے، کیونکہ کانٹریکٹ میں جو کلاز لکھ دی جائے گی، جو مینشن کر دی جائے گی، اور پھر اس کانٹریکٹ کو دونوں پارٹی سیلر اینڈ بائر، امپورٹر اور ایکسپورٹر دونوں ایگری کر لیں گے، تو پھر ہی دونوں امپورٹر ایکسپورٹر کے درمیان جو کانٹریکٹ ہے وہ اپلیکیبل ہوئے گا۔ اگر دونوں پارٹیاں سائن اسٹیمپ نہیں کر رہی، ون پارٹی کر رہی، تو پھر دونوں پارٹیوں پہ بائنڈنگ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ ہمیں انشور کرنی ہے کہ جو بھی پوائنٹس نیگوشیٹ ہوئے ہیں وہ سارے بھی پوائنٹس کانٹریکٹ کا حصہ بنے، بھلے آپ کو اس کے ساتھ کچھ اٹیچمنٹس کرنی پڑے۔ عام طور پہ تو دیکھیں جو ایس ایم ای سیکٹر ہے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہے، آپ کا 1 پیج کا کانٹریکٹ ہوئے گا، 2-3 پیجز کا اٹیچمنٹ ہو سکتی ہیں۔ میں چونکہ پورے پلانٹ امپورٹ کرتا ہوں یورپ سے، چائنا سے، 15 سے 20 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تو میرے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں میری کمپنی کے، وہ 50-60 پیج کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس میں ڈیٹیل میں کلاسز ہوتی ہیں، ہر آنے والی جو بھی ایونٹ ہو سکتا ہے، جو بھی ایکسپیکٹڈ انوائرمنٹ ہو سکتا ہے، اس کو فالو کرنے کے لیے اس کے مطابق جو اپلیکیبل اسٹریٹجی ہونی چاہیے، جس طرح سے بھی فارورڈ ہونا چاہیے، وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہاں پہ مینشن ہوتا ہے۔ سیٹلمنٹس کیسے ہونی ہے، کلیمز کیسے ہونی ہے، تو جتنا کانٹریکٹ ڈیٹیلز میں ہوئے گا اتنا ہی ہم سیکیور ہیں۔ اچھا، یہاں پہ پھر مینشن کیا تھا اپلیکیشن اینڈ ایگریمنٹ فار اے لیٹر آف کریڈٹ از اے کانٹریکچوئل ایگریمنٹ بٹوین دا بائر اینڈ اٹس بینک۔ It is separate and distinct from the underlying contract of sale between the buyer and seller. The contract between the buyer means an applicant, and its bank evidences the buyer's reimbursement obligation and responsibility to its bank and sets forth the terms and conditions to be included in the letter of credit. Then mention the applicant is obligated to the bank for any amount paid under the letter of credit. Therefore, the applicant must use sound business judgment when entering into a contract with a party in whose favor the letter of credit will be issued. Judgment that the beneficiary will perform honestly, ethically, and legally. The need for integrity exists in every business transaction. دوستوں، اگر غور کیا جائے نا، جتنے بھی الفاظ انگلش میں لکھے ہوئے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں ایسے اصول ہیں، سینکڑوں ایسے پرنسپل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے میں بتائے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا ایک میجر حصہ تجارت میں گزرا ہوا، تو ہمیں تو تجارت کے اصول ادھر سے سیکھنے چاہیے۔ انگلش میں تو ایک چھوٹی چھوٹی سی باتیں لکھی ہوئی، مین وہاں پہ اٹ از دا ایپلیکینٹ دیٹ ایزیومز دس رسک بائی ایشوئنگ دا لیٹر آف کریڈٹ دی بائرز بینک پرووائڈز اے اسپیشلائزڈ فارم آف انڈرٹیکنگ ٹو دا بینیفیشری کون ہے؟ سیلر، ایکسپورٹر۔ ایز سچ اے سیلر ہو presents documents that on their face comply strictly with the terms of the letter of credit has a right to receive payment from the bank. This right is contingent upon the seller's actual compliance with the underlying contract of sale, but rather upon the bank's determination of complying documents. اب یہاں پہ میں نے کرکس لکھ دی ہے 3 پوائنٹس میں، تاکہ میں بریف دے دوں، کیونکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں جو بھی
बुक है, जो भी चैप्टर है, जो भी थीम है, जो भी आर्टिकल, उसका क्रक्स मिल जाए। तो इसका क्रक्स मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स पे दे रहा हूँ। ये 3 पॉइंट्स कर लेंगे तो ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या है कि सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आप एग्जैक्ट प्रिसाइज वर्डिंग देखिएगा। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बायर और सेलर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर के दरमियान, बेचने और खरीदने के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है। तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया कि सेलर एंड बायर के दरमियान है। दूसरा क्या है? एप्लीकेशन एंड एग्रीमेंट फॉर ए लेटर ऑफ क्रेडिट। जब हम एज एन इम्पोर्टर अपने बैंक के पास जाते हैं एलसी इशू करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो वो क्या चीज़ है, वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वो क्या लिखा हुआ है? दैट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एप्लीकेंट यानी बायर या इम्पोर्टर एंड इट्स बैंक। ये जो सेकंड पॉइंट है, एप्लीकेशन एंड एग्रीमेंट फॉर ए लेटर ऑफ क्रेडिट, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान में है? एप्लीकेंट, बायर, इम्पोर्टर जो खरीदने वाला है, जिसने पेमेंट करनी है, उसके दरमियान और उसके बैंक के दरमियान है, जिस बैंक ने एलसी इशू करनी है। ये उन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट है। तो अभी तक क्या बात हुई? जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है वो सेलर और बायर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान। जबकि एप्लीकेशन एंड एग्रीमेंट फॉर ए लेटर ऑफ क्रेडिट, जब हम अप्लाई करते हैं एज एन इम्पोर्टर, बैंक के पास जाते हैं, तो वो जो बायर है, जो इम्पोर्टर है, जो एप्लीकेंट है, उसके दरमियान और उसका बैंक जो एलसी इशू बैंक है, उनके दरमियान वो एग्रीमेंट है। देन तीसरा एग्रीमेंट क्या है? तीसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो तीसरा है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम द बैंक टू द बेनिफिशियरी, सेलर, एक्सपोर्टर। ये अंडरटेकिंग यानी ज़मानत की स्पेशलाइज्ड फॉर्म है जो बैंक की तरफ से होती है। बैंक कौन सा? इशूइंग बैंक, जो इंपोर्टर का बैंक है, जो एलसी इशू कर रहा है, उस बैंक की तरफ से ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है गारंटी की, अंडरटेकिंग की, ज़मानत की, पेमेंट की ज़मानत की। किसको वो दे रहा है ये सारी अंडरटेकिंग? बेनिफिशरी को, एक्सपोर्टर को, सेलर को। तो ये 3 पॉइंट्स में इसका खुलासा है कि 3 मुख्तलिफ तरह के एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं और हर एग्रीमेंट को कंप्लीट होना इस चीज़ की ज़मानत है कि आप सिक्योर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कंप्लीट से क्या मुराद है? अगर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों पार्टी पे साइन स्टेप है और उसमें जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपकी निगोशिएट हुई हुई हैं, जिन पे दोनों पार्टियाँ एग्री हुई हुई हैं, वो सारी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बने। कोई भी ऐसा पॉइंट रह ना जाए कि कल को अल्लाह ना करे आप कोर्ट में जाएं, डिस्प्यूट में चले जाएं, कोर्ट में केस जाए, फिर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट मांगा जाए, तो कोई पॉइंट ऐसा निकले जो आपने नेगोशिएट तो किया हुआ है, एग्री तो किया हुआ है दोनों पार्टियों ने, लेकिन उस पर रिटर्न ना हो। अगर रिटर्न नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट है। आप चाहे एलसी पे भी काम करें, अगर आपका केस डिस्प्यूट में गया और कोर्ट में चला गया तो कोर्ट में सेल्स कॉन्ट्रैक्ट पहले मांगा जाएगा, एलसी बाद में मांगी जाएगी। तो पहले एग्रीमेंट को देखा जाएगा, एग्रीमेंट क्या है, उसकी बेस पे फिर एलसी देखी जाएगी। तो कितना इंपॉर्टेंट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस का होना है, वो अगर सारी नहीं है तो फिर यूजलेस हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, अगर रिक्वायरमेंट पूरी ना होगी तो। इस तरह एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन देते हुए ये इंश्योर कर लें कि आप वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपको सिक्योर कर रहे हैं एज एन इम्पोर्टर, वो उसमें इनपुट करवाएं एप्लीकेशन में। जब एप्लीकेशन में देंगे वो सारी अपनी इंस्ट्रक्शंस तो उसके मुताबिक ही एलसी इशू होनी है। तो जब एलसी आ जाए तो एलसी की क्लासेस सारी देख लें, एलसी की क्लासेस सारी देख लें। एलसी की जो बेसिक क्लासेस हैं वो एलसी में होना मस्ट है। लेट से कोई ऐसी क्लास, लेट से रिइंबर्समेंट की क्लासेस ही ले लें, कोई क्लासेस जो ज़रूरी हैं, अगर वो ही नहीं है तो एलसी वो कंप्लीट ही नहीं है। तो एलसी बेसिक जो को एलसी की जो बेसिक क्लासेस हैं वो पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यानी एक एलसी का कंप्लीट स्विफ्ट मैंने इस चैप्टर में दे दिया है।
اس کے علاوہ LC میں کون کون سی کلاس اور بھی آ سکتی ہے کبھی بھی LC میں، یہ تو میں نے اسٹینڈرڈ ایک دے دیا نا فارمیٹ LC کی سوئفٹ کا، جو کہ 99% وہی کلاسز آپ LC میں آئیں گے۔ اگر کوئی اور کلاس آ جاتی ہے تو اس کے لیے میں نے سوئفٹ کا ایک چیپٹر کمپلیٹ علیحدہ سے دے دیا ہے، جس میں تمام طرح کی کلاسز وہ بھی مینشن کر دی ہیں جو کبھی کبھار کسی LC میں آ سکتی ہیں۔ تو اگر آپ تھورولی یہ چیپٹر اسٹڈی کر لیتے ہیں اور جو سوئفٹ والا ہے وہ بھی تھورولی اسٹڈی کر لیتے ہیں، تو مجھے پوری امید ہے آپ LC کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں کویشچن ہے یا آپ سے کوئی کویشچن کیا جائے گا اس کے آنسرز آپ کو آ چکے ہونے چاہیے۔ اگر پھر بھی کوئی کویشچن آپ کا ادھورا رہ جائے تو آپ میسیج کر دیجیے گا، اور جو اسکرین پہ نمبر آتا ہے میری ٹیم ہے، آپ ان کو کال کر کے بھی اپنا کویشچن ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ میری ٹیم کوآرڈینیٹ کرے گی، میں اس کا باقاعدہ رپلائی بھی کروں گا، اور اگر اس پہ ویڈیو کوئی بنانی پڑی تو ویڈیو بھی بنا دوں گا، کیونکہ میرا آبجیکٹیو ہی خوشیاں اور علم بانٹنا ہے۔ آپ سے بس ایک ہی دعا ہے، آپ میرے لیے صرف یہ دعا کیجیے گا اللہ پاک کی ذات مجھے میرے مقصد حیات میں کامیابی دے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔